स्पेशल, अल्कीन अल्कीन अल्काइन हो गया, एक स्पेशल हिस्सा, और वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स containing double and triple bonds। अगर एक ही हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ जाएं तो क्या करेंगे? तो अब ये हमें देखना है कि उस सूरत में हमें क्या करना है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे लिखते हैं जिसमें ये सिचुएशन लाई जाए, और अब ये जो ऊपर हमने लिखा था दिस वाज 65 आई थिंक, और अब हम 66 में ऐसी सिचुएशन ले आते हैं। आइए, ये रही। In a single compound we have both double and triple bonds. Here I have. तो भाई अब आपको ये जहन में रखना है, जो कुछ पढ़ चुके हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, कि डबल बॉन्ड के लिए ENE लगना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ENE पहले आएगा, YNE बाद में आएगा। अच्छा, अब इसमें टोटल कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? है तो स्ट्रेट फिलहाल आसान वाला बनाया, हेक्स, 6 कार्बन है हेक्सा। तो पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, और गिनती कहाँ से शुरू होगी? तो अब यहाँ पर भी वही वाला हिसाब होगा जैसे अल्काइल ग्रुप्स का है, कि आपको इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आप इन्हें मिलाकर कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल को मिला के कहते हैं मल्टीपल। तो जिस कोने से कोई भी मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा करीब है, तो अब अगर सिचुएशन देखें तो लेफ्ट पर फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड मिल जाएगा, और राइट से गिनती शुरू करें तो सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। इसलिए इस हिसाब से यहाँ गिनती लेफ्ट से शुरू होनी चाहिए। और अब सिचुएशन ये हो गई है कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। टोटल पेरेंट चेन के कार्बन है 6, तो ये नाम बनेगा 1 हेक्सीन 4 आइन। यानी बात ये है कि हेक्स एक ही दफा आना चाहिए, ये ना समझिएगा कि मैंने ये कहा 1 हेक्सीन 4 हेक्साइन, 2 दफा हेक्स क्यों आएगा? तो फर्स्ट टाइम जो लिखा 1 हेक्सीन, तो उसमें बता दिया पेरेंट चेन में 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है, 4 आइन और ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ पर है। इसे आप बहरहाल इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं कि हेक्सा 1 इन 4 आइन। तो अब इस हिसाब से एक और एग्जाम्पल 67। ये ख्याल ना आ जाए कहीं कि हमने डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती शुरू की है, इसलिए हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें सिचुएशन ये है कि अब जिस ट्रिपल बॉन्ड कोने पर है, फर्स्ट कार्बन पर है, और डबल बॉन्ड सेकेंड पर है फ्रॉम इट्स साइड, तो अब इस सिचुएशन में फिर वही 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। लेकिन अब सूरत हाल ये है, अगर मैं गिनती राइट साइड से शुरू करूं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पर आता है, और अगर लेफ्ट साइड से शुरू करूं तो डबल बॉन्ड सेकंड पर आता है। इसलिए मैं जो हूं प्रेफर करूंगा इस बात को कि हम गिनती इस कोने से शुरू करें। तो जब डबल बॉन्ड रिलेटिवली ज्यादा करीब था तो उसकी तरफ से शुरू की गई थी, जब ट्रिपल बॉन्ड रिलेटिवली ज्यादा करीब है तो उसकी तरफ से। तो इसका मतलब हम दोनों में से किसी को भी फेवर नहीं दे रहे, बल्कि जो ज्यादा करीब होता है उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अब क्या नाम होगा इसका? बहरहाल ईन का तस्करा पहले आना है, तो 4 हेक्सीन और ट्रिपल बॉन्ड आइन है 1 आइन, 4 हेक्सीन 1 आइन, या हेक्सा 4 ईन 1 आइन। जैसे ही मैंने ये दूसरा स्ट्रक्चर किया, यकीनन कुछ के दिलों में ये बात आई होगी कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपने ये रखा है कि एक को कोने पे रखा तो एक को अंदर की तरफ रखा, तो आपने कह दिया जो ज्यादा करीब है उसकी तरफ से गिनती गिन ले। लेकिन अगर दोनों की पोजीशन सेम होती तो फिर क्या करते? मिसाल के तौर पर अगर ये स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो अब क्या करेंगे? अब ये फिर 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, और लेफ्ट पर देखें
तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है, राइट पर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पर है। अब हम फंस गए इस लिहाज से कि दोनों में टाई हो गया है। तो इससे पहले रूल ये था कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से जो ज्यादा करीब है हम उसे फिर फेवर दे देंगे। हमारे लिए दोनों बराबर है, हम दोनों में से उसको फेवर करेंगे जो ज्यादा करीब है। और अब जब दोनों बराबर पोजीशंस पर हैं, दोनों एक ही पोजीशंस पर हैं, तो ये थोड़ी इसके दो नाम बना देंगे, नहीं। अब ये है कि हम डबल बॉन्ड को फेवर करेंगे। तो रूल वही जिस तरह अल्काइल ग्रुप्स में किया था कि इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड double and triple bond are at same position from two different ends, we prefer the double bond। तो जब दोनों एक ही पोजीशन पे नहीं है तब ये रूल नहीं अप्लाई होगा। जब दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं तो आप ये देखेंगे कौन ज्यादा करीब है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो। लेकिन दोनों सेम पोजीशन पर आ जाएं तब हम डबल बॉन्ड को फेवर करेंगे। इसका मतलब है इस कंपाउंड की गिनती यहाँ से शुरू होगी। लिखते वक्त तो अल्फाबेटिकल है ही, वो तो अलग इशू है। और इस हिसाब से ये नाम है 1-हेक्सीन 5। तो अब अगर एक ही कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड हो तो मैंने फिलहाल तीनों एग्जाम्पल से ये फोकस किया कि गिनती गिनते वक्त आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड में क्या हिसाब रखना है। बाकी तो आप देख लीजिए, मैंने एक ही चीज़ को 3 दफ़ा रिपीट किया कि 6 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन ली है और उसी के साथ सारे केसेस को एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अब हम जब ये बात कर चुके तो अब जरा और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पे भी आ जाते हैं, जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हों और ब्रांचेस भी हों, थोड़े से अलग हिसाब मिजाज के काम कर लें। तो 69 अब आप देख सकते हैं आपने हर हाल में उस पेरेंट चेन को पिक करना है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन ज़रूर आते हों। तो वैसे ही लॉन्गेस्ट चेन इस यही बन रही है, इसमें दोनों आ गए और ये दोनों साइड में चले गए। गिनती वहाँ से शुरू होगी जहाँ से दोनों में से डबल ट्रिपल में से जो भी बॉन्ड ज़्यादा करीब पड़ता है। साफ नज़र आ रहा है, इस कोने से करें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पर ही आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं बीच में है तो इसलिए उसके दो झगड़ा ही नहीं है। टोटल 8 कार्बन की चेन है जिसमें फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और 3 और 6 कार्बन पर मिथाइल ब्रांचेस हैं। तो ये नाम हो जाएगा 3,6 डाइमिथाइल 1-octene 4-ion। अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं इसी तरह का और उसमें कुछ और वैरायटी भी ले आते हैं। अब ये वो काम है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे और मैंने बॉन्ड्स शो नहीं किए। तो अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये सपोज करके करेंगे जहां जहां जरूरत है कि वहां सिंगल बॉन्ड तो यकीनन होगा। तो अब इसमें तो कोई मसला नहीं है। CH3 taken thrice C, it should be like this। इसके बाद दो कंसेक्यूटिव C हैं जिनके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, फिर उसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद CH, फिर CH, फिर CH और फिर CH2।
तो अब हमें एक बात तो नजर आ गई कि जहाँ दो कंसेक्यूटिव सी हैं और कोई एच या ब्रांच नहीं लगी, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। फिर यहाँ दो कंसेक्यूटिव सी एच में डबल बॉन्ड है, और फिर ये कोने पे जहाँ CH2 और CH है वहाँ भी एक डबल बॉन्ड है। ये है पूरा हिसाब किताब। तो अब नजर आता है हमें कि इस कोने से गिनती गिने, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, दो जगह पे डबल बॉन्ड है, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल 9 कार्बन है, और ब्रांच जो है वो 8th पे लगी हुई है। तो 8 डाइमीथाइल 1,3 नोना डाइन 6 आइन। तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर 70 हुआ, और अब एक आखिरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये मैंने बनाना है और आपने इसका नाम देना है। तो अभी तक मैं खामोशी और शराफत का मुजाहरा करते हुए नाम दे रहा था। अब मैं चाहता हूं कि आप खाली बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे। अब आपकी बारी है। तो अब इस स्ट्रक्चर में सारी बातें समिट गई हैं। डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी, ब्रांचेस में मिथाइल इथाइल भी है। तो अब आप इसका नाम देंगे और हाथ खड़ा करेंगे, और हम चेक करेंगे किसका नाम सही और किसका नाम गलत। ये हमारा हाइड्रोकार्बन का लास्ट स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिर मजीद नई चीज़ों की तरफ जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़रा मुश्किल वाला काम शुरू होगा। अभी तक बड़ा आसान आसान चल रहा है। तो भाई धड़ाधड़ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए ऐसे कि जैसे कोई मैं मोटरसाइकिल बांटूंगा सही जवाब पर। ये थोड़ी कोई बात चले भाई। सबसे पहले सकीना जहरा का हाथ हमने देखा था, इसलिए उन्हीं से सवाल पूछने। सकीना बताइए बेटा। 7 ethyl 3 4 8 trimethyl 3 7 nonadiene 5 इतनी जल्दी जल्दी इतना जबरदस्त नाम बना लेते हैं ये बच्चे, ये क्या चाहते हैं। ये है पेरेंट चेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जाहिर सी बात है यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ। सारा इशू ये है कि गिनती कहाँ से शुरू होगी। तो जनाब आपने गिनती एक दफ़ा फिर उल्टे तरीके से शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं राइट साइड से गिनूंगा तो सेकंड पर ही मुझे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड से गिनूंगा तो मुझे थर्ड पे डबल बॉन्ड मिलेगा। इसलिए मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब है कि काउंटिंग ऐसे शुरू की जाए, जिसका मतलब है कि मुझे थर्ड कार्बन पर इथाइल मिलेगा, इसलिए काम नाम होगा 3 इथाइल, और उसके बाद 2 6 और 7 पर 3 मिथाइल हैं, 2 6 7 ट्राई मिथाइल। और उसके बाद है 2 और
6 पर डबल बॉन्ड है और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल 267 ट्राई मिथाइल 2,6 नोना डाइन और फिर 4 आइन। तो 3 इथाइल 2,6,7 ट्राई मिथाइल 2,6 नोनाडाइन 4 आइन। तो ये इस वक्त की टोटल सूरत हाल है। और बाकी का हिसाब किताब अब क्या है कि अब हम थोड़ा सा एडवांस काम में चले। किसी को अगर बुरा लगाओ, सर ने कहा तो आसान आसान थे, ये क्या आसान आसान थे? हाँ, ये कुछ अरसे के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा या आप किसी को समझाने बैठेंगे कि नॉमेनक्लेचर तो आप ही यहाँ तक तो बड़ा आसान होता है, अब पता लगेगा। तो अब पता लगेगा आएगा। ये सोचने की बात है, अभी हमने जो सिंप्लिसिटी रखी इतने स्ट्रक्चर में वो क्या थी? आपका सारा जोर इस बात पे था कि कार्बन ने कौन सी चेन बनाई, उसमें कौन ब्रांच में गया, उनकी पोजीशंस बताइए। जिस चीज को अभी तक आपको परवाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ी वो ये है कि कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट अटैच है, क्योंकि वो हाइड्रोजन था और हमने आपसे कह दिया कि हाइड्रोजन तो हमने अंडरस्टूड कर लिया कि कार्बन के साथ लगाई है। अगर कहीं हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आया तो वहां हम खास तौर पर बताएंगे। तो अब जिन कंपाउंड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी से निकलकर, वो कंपाउंड हैं जिनमें पहली दफा अब हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट अटैच होगा। तो क्या सिचुएशन होगी? अगेन इजी टू डिफिकल्ट वाला हिसाब है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी को अब ये भी परेशानी हो रही होगी कब खत्म होगा ये, तो मैं आपको एक बात बता दूं। ये वैसे भी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें किताब वालों ने ये किया हुआ है कि उन्होंने इसे 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है। तो अभी हमने जो नॉमेनक्लेचर किया है दिस इज फ्रॉम चैप्टर 6 एंड 7। अब चैप्टर 8 वाला करेंगे और फिर चैप्टर 9 वाला करेंगे। इसका मतलब है जो बेहतरीन स्ट्रेटजी है, सारी दुनिया में यही होता है। बेशक किताबों में हम अलग अलग करके लिख देते हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त सबसे पहले तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम जब उनके रिएक्शंस और उनकी दीगर बातें पढ़ते हैं तो फिर हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो अब हम इसी तरह से पहले नॉमेनक्लेचर को मुख्तलिफ चैप्टर्स में से कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे दीगर बातों की तरफ। सो अब हमारा काम है जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ना, वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ सकता है। ये नहीं कह रहे सब जगह, कम से कम एक आ जाए। फिर वही वाली बात है, तो यहाँ से शुरू होंगे कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अब हेलोजन भी आ जाए तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम है अल्काइल हैलाइड्स। तो अब अल्काइल हैलाइड्स जो है उनकी डेफिनेशन किस तरह लिखी जाएगी? इफ हाइड्रोजन ऑफ alkene is replaced by halogen atom, compound is called alkyl halide। अगर हाइड्रोजन को, अल्कीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन एटम लगा दिया जाए तो ऐसे कंपाउंड को फिर अल्काइल हैलाइड कहेंगे। यानी अल्काइल हैलाइड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कम से कम एक जगह पर हैलोजन होगा। तो ज़्यादा जगह हो तो भी सही है, लेकिन एक ज़रूर होगा। तो दूसरा तरीका यूं भी कहने का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स composed of carbon, hydrogen and halogens। तो ये दो अंदाज हो गए। अब जरा सा मैं इस बात को समझाऊं। दूसरी डेफिनेशन तो बड़ी इजी हो गई भाई, सीधी सीधी कह दिया बस, हैलोजन मौजूद अल्काइल है। ये जो पहली डेफिनेशन है इसके लिए छोटी सी बात कहते हैं।
देखिए जब आपके पास अल्कीन हो और आप उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो बन जाता है अल्काइल, जिसे आपने ब्रांच के तौर पर IUPAC में यूज किया है। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास है CH4, ये कौन है, मीथेन, ऐसे ही है ना। आपने इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया, CH3, और जहाँ एक वैलेंसी खाली हो गई तो आप इसे करके डैश लगा देते हैं कि पता चल जाए एक वैलेंसी खाली है, ये कंपाउंड नहीं है। तो इसका क्या नाम रख दिया था हमने, मीथेन से ये हो गया था मीथाइल। इसी तरह अगर आपके पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड हो, इथेन, और आप उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो वो बन जाए, किसी भी एक कार्बन से हटा दें, एक CH2 ही रहेगा, एक CH3 हो जाएगा। तो जो CH2 हो जाएगा उसके साथ डैश लगाइए, CH3 वाला ऐसे ही है, इसको हम कह देंगे इथाइल। ऑलरेडी हम इसे एज ए ब्रांच यूज कर चुके हैं अपने अल्केन्स में, लेकिन अब हम एक नए तरीके से बता रहे हैं कि जब भी आप किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो चीज़ बचती है जिसमें एक वैलेंसी खाली है वो कहलाता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है, अल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R से लिखते हैं, एक डैश लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये जो भी R है इसकी एक वैलेंसी खाली है। तो अगर इस खाली वैलेंसी पर हाइड्रोजन वापस लगा दूं तो ये बन गया अल्केन। इसका मतलब है अल्केन की रिप्रेजेंटेशन है RH। अगर ये इसको उल्टा सोचिए ना, अल्काइल, अल्केन में से हाइड्रोजन निकाला तो अल्काइल बन गया, अल्काइल में हाइड्रोजन वापस कर दें तो फिर से अल्केन बन जाएगा। तो अगर मैं R को वापस H दे दूं तो वो फिर से अल्केन बन जाएगा, और अल्केन में से ये H निकाल दूं तो ये अल्काइल बन जाएगा। ये सिंबल्स मैंने बता दिए ताकि आइंदा मुझे काम आए, जहां भी मैं लफ्ज अल्काइल इस्तेमाल करूंगा आपको 2 बातें समझ लेनी है, इसमें एक वैलेंसी खाली है और ये किसी भी अल्केन से बनाया गया है जिसका एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा R। तो इस वक्त आप डेफिनेशन पढ़िए, पहली वाली ऊपर लिखा हुआ है, इफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड। इसका मतलब है अगर आपने हाइड्रोजन, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो पीछे क्या बचेगा, अल्काइल, और वो किसके साथ मिल जाए, हेलोजन के साथ। तो फिर नाम पूरा क्या बन जाएगा, अल्काइल और हेलोजन से बना हालाइड। तो ये तरीका पुराना तरीका है, आगे नाम देने के लिए जरा नया तरीका निकालेंगे। लेकिन ये जो लफ्ज अल्काइल हैलाइड फैमिली का नाम है उसकी लॉजिक ये है, अल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और वो अल्काइल बन जाता है और उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं तो ये पूरा बन जाता है अल्काइल हैलाइड। तो तमाम अल्काइल हैलाइड्स को लिखने का जो जनरल तरीका है वो क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन, वो है RH। जब अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था वो अल्कीन थे, आपने हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया तो वो बन गया अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये भी आसान बात है। आपको याद है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, यही कहा था आपसे। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बचेंगे, फिर 1, CnH2n+1 हो जाएगा। भाई CnH2n+2 था तो अल्कीन, CnH2n+1 हो गया यानी आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन गया अल्काइल, और अब इसके साथ क्या लगा दीजिए, हेलोजन। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल हैलाइड CnH2n+1X। जरा ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, ये भी याद रखिएगा, ये ब्लैंक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो अब अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1X। याद रहे अभी हमारी सारी बातें इसी बेस पर हैं कि हमने अल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन लगा दिया, ये अल्केन से अल्काइल हैलाइड बन गया। ये सिंपल वाले की बात होगी, क्योंकि अगर फर्ज कर लीजिए मैं कहूँ मैंने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हेलोजन लगा दिए, अब क्या है, तब भी वो अल्काइल हैलाइड ही है, लेकिन फिर वो ये सब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी। इसलिए ये जो कुछ भी बातें की जा रही है दिस इज फॉर सिंपल अल्काइल हैलाइड। जब एक से ज्यादा हेलोजन वाले आएंगे उनके हिसाब से बात कर ली जाएगी, ठीक है। तो अब असल आखिरी बात कर लें, ये सारी डेफिनेशन तबसरा इसलिए किया गया ताकि हम
इस लफ्ज अल्काइल हैलाइड से थोड़ी नो हाउ कर लें। पूरा एक चैप्टर, हमारा चैप्टर 8 इसी के बारे में है, सारी तसल्लियां उस वक्त पूरी करते रहेंगे। अभी सिर्फ हम चाह रहे थे कि इस नाम से थोड़ा तारुफ हो जाए, सब फिर से पढ़ना है जब पढ़ने की बारी। अभी तो फिलहाल इसका नॉमेनक्लेचर देखना है ना। तो इसका IUPAC नेम क्या तय पाया? IUPAC वाले इसको किस तरह से नाम देते हैं? वो लोग इस तरह से नाम देते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब आप अल्केन में से कोई हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी एक वैलेंसी खाली कराते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं तो वैलेंसी पूरी हो गई, तो हमारी नज़र में वो फिर से अल्केन बन गया। मगर अब वो ऐसा अल्केन बन गया है जिसके साथ आपने एक जगह पर हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगा दिया है, तो उस हेलोजन को हम ब्रांच बना लेंगे, जैसे अल्काइल ग्रुप्स को ब्रांच बनाते थे, और उसको कहेंगे हेलो। हेलो मीन्स अगर वो ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, और वो हेलो या वो हेलोजन जिस भी अल्केन के साथ लगा है वो नाम आगे लिख दीजिए। तो द IUPAC नेम फॉर अल्काइल हैलाइड्स आर हेलो अल्केन्स, यानी हम इन्हें इस तरह से नाम देंगे कि जब इनका स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा तो आप इनको अल्केन समझ के नाम दे दीजिए। दे दिया। अब देखिए जहां हेलोजन लगा है वो कौन सा हेलोजन है, उसका नाम अल्केन से पहले लगा दें। अगर वो हेलोजन फ्लोरीन है तो फ्लोरो अल्केन हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो अल्केन हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो अल्केन हो जाएगा, क्लोरो है तो क्लोरो अल्केन हो जाएगा। तो हेलो अल्केन्स में हेलो जो है इट रिप्रेजेंट्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो अकॉर्डिंग टू द हैलोजन यू अटैच। तो अब इसका नाम कैसे देना है, इस सिलसिले को कैसे आगे बढ़ाना है, ये वो काम है जो हमारा इंशाअल्लाह ताला बनेगा। और मैं नहीं चाहूँगा कि अभी बस शुरू करके बीच में छोड़ दूँ, तो हम अगली दफ़ा इंशाअल्लाह शुरू से स्टार्ट लेंगे। और अब जो वीकेंड आ रहा है तो एक छोटा सा असाइनमेंट इंशाल्लाह आज रात को या कल सुबह आपके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर मैं भूल भी जाऊं तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, क्योंकि ज़रा आजकल क्लासें बड़ी लगातार चल रही हैं, लेकिन कल तक इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा ये। तो आपके पास माशाल्लाह मंडे भी ऑफ ही होता है, तो ऐसी क़यामत नहीं आ गई। और मुश्किल से 10 स्ट्रक्चर होंगे, कौन सा कोई लंबा काम है, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया कि उसे पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आंसर्स को, क्योंकि फिर वो मेरे लिए बड़ा लंबा हेक्टिक हो जाएगा कि मैं उसे स्क्रीन पे चेक करना मुश्किल है। इसका मैंने आपको तरीका बता दिया। आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, आप नाम लिखेंगे अपनी कॉपी पे और फिर मैं उसके जवाब आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक को पता चल जाएगा उसे कितने कितने स्ट्रक्चर सही हैं, और कोई पूछनी बात होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी, तो ये ज़्यादा अच्छा अंदाज हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस काम को करेंगे, और ये जो कुछ थोड़ा सा काम अभी हमने किया है ये आपसे स्क्रीन शेयर कर ली जाएगी, अभी स्लाइड शेयर कर ली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।